गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स। टॉपिक आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2021 में जो स्कीम लाई गई थी जिसमें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है स्टेट्स को अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो इस स्कीम को 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है इंटरिम बजट 2024 द्वारा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं कि कब ये जो है अनटाइड के जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लोन्स जो हैं स्टेट्स को दिए जाएंगे। तो पहले तो समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वो पैसा है जो गवर्नमेंट्स स्पेंड करती हैं फिजिकल असेट्स बनाने में, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, या कोई फिक्स्ड या फिर इंटेंजिबल असेट एक्वायर करने में, किसी एग्जिस्टिंग असेट को अपग्रेड करने में, एग्जिस्टिंग असेट को रिपेयर करने में, या फिर कोई लोन को रिपेमेंट करने में। लोन रिपेमेंट करना कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ? क्योंकि आपकी इसमें जो है वो लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं, है ना। लाइबिलिटीज़ को आप कम कर रहे हो। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, वो प्राइम ड्राइवर्स बन के सामने आया है पिछले कुछ सालों से इकोनॉमी में। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है उनके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए उतना फंड्स नहीं है बिकॉज ऑफ लोअर डिमांड और हाई इन्फ्लेशन जब से कोविड आया खासकर। ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये भी देख लेते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट्स भी क्रिएट होते हैं। असेट्स वो उस तरह के असेट्स क्रिएट होते हैं जो लॉन्ग टर्म के हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो आप, जिसके रिटर्न आने में ही 20-20 साल, 30-30 साल लग जाएंगे। वैसा एक्सपेंडिचर जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इकोनॉमी को बहुत कई लंबे सालों तक रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं ये असेट्स। ऑफ कोर्स इनिशियल ईयर्स में ये खर्चा लगता है, क्योंकि 10 साल 20 साल लग जाते हैं। जैसे मेट्रो अगर बना रहे हो आप किसी सिटी में, तो हो सकता है 20 साल 25 साल लग जाएंगे उसे बनाने में, तब तक कोई इनकम तो जनरेट नहीं होगी उससे। लेकिन एक बार जब बन जाएगी तो वो गवर्नमेंट को या लोगों को रेवेन्यू ही जनरेट करके देगी। ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, जो जैसे जो फ्रीबीज बांटने वाले जो होते हैं जो सरकारें, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करती हैं, क्योंकि उसका इमीडिएट रिटर्न नहीं मिल रहा उन्हें। क्योंकि उनका विजन तो 5 साल की सरकार चलाना होता है ना, उनका विजन तो इतना इससे आगे नहीं होता कि हम इतना वेट नहीं कर सकते कि जब हमें पैसा जो है वो या लोगों को जो है वो कुछ हम डिलीवरेबल ना दे पाएँ। इतने लंबे टाइम वो वेट नहीं कर सकते, खासकर जो फ्रीबीज बांटते हैं लोग। ठीक है। तो फिक्स्ड असेट जो हैं वो प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स फ्यूचर में देते हैं, और रीपेमेंट ऑफ लोन जो है उससे हमारी लाइबिलिटी कम होती है। तो इसलिए जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑफ कोर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी अपनी ज़रूरत है, अपना महत्व है उसका भी। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो ही जो इनकम जनरेट करके देता है, तभी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आगे चल पाता है। ठीक है। तो इससे लेबर पार्टिसिपेशन भी बढ़ती है, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर इन फ्यूचर भी जो है हमारी इंक्रीज़ होती है। ओके। तो अगर हम देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मामले में, तो अनलाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना कोई असेट क्रिएट हो रहा है, ना कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, और वो सिर्फ बार बार जो है रिकरिंग नेचर का है। वही आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाती हैं? सब्सिडीज़ देना, पेंशन देना, सैलरी देना एम्प्लॉयज़ की, इंटरेस्ट पेमेंट देना पुराने लोन्स का। ये तो इससे कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा। लेकिन जब आप सब्सिडीज़ दोगे, जब आप जो है फ्रीबीज़ बांटोगे, तो लोग, जनता जो है वो जो है वो खुश होगी उस टाइम में, क्योंकि उनके एकदम से उनके पास पैसा आता है, तो ऑफ कोर्स वो खुश होकर जो है ऐसे पॉलिटिशियंस को वोट देते हैं बार बार। इसीलिए जो है गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती हैं एज़ कम्पेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, खासकर वो गवर्नमेंट्स जो फ्रीबीज़ पर टिकी हुई हैं और उनका कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो 2020 के आसपास जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर 14.2% ऑफ बजट एस्टिमेट था, क्योंकि उस टाइम पर आपको याद होगा गवर्नमेंट को पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो कम करनी पड़ी थी डेफिसिट टारगेट को मीट करने के लिए। जैसे ही वो अपना डेफिसिट टारगेट मीट करने लगे तब कोविड आ गया, तो फिर वो डेफिसिट जो है वो दोबारा से शूट अप हो गया, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस टाइम पर बढ़ाना पड़ा। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बहुत अच्छे से मैनेज इसलिए ऐसे कर पाए कि उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी कम नहीं होने दिया। ठीक है। ताकि जो है आने वाले फ्यूचर में, चाहे उस टाइम पर लोगों को दिक्कत हुई होगी, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो 10 से 12 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्चा अभी से किया गया, वो अगले 10 से 12 साल में, 15 साल में जो है वो रिटर्न देगा इकोनॉमी को। इनफैक्ट कई बार कई जगहों पे तो देखा गया है कि इकोनॉमी को ऑलरेडी रिटर्न देना शुरू भी कर चुका है। ठीक है। तो ये होती है एक विजनरी सोच जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को हाई रखते हो तो। ठीक है। तो अगर आप अभी स्टेट्स में देखोगे तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में सबसे हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो वहाँ पर ये फ्रीबीज़ का कल्चर नहीं है,
ऑफ कोर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, बट अगर आप ग्राफ देखोगे तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वहाँ पर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत अच्छे से खर्च कर रही है, और उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि उनकी इकोनॉमी भी बहुत जो है वो जो है बीमारू राज्य से जो है बढ़कर एक डेवलप्ड राज्य की तरफ मूव हो रही है। ठीक है, तो एनीवेज अगर हम देखें इंटरिम बजट 2024 के अनाउंसमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, तो टोटल 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है वो गवर्नमेंट ने बजट रखा है कि इतने हम जो है लोन्स देंगे। लेकिन अगर हम देखें 2024 का जो ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, इसमें आंध्र प्रदेश, केरला और पंजाब को कोई भी फंड्स नहीं दिए गए, क्योंकि उन्होंने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया ही नहीं, कोई कंडीशन फुलफ़िल नहीं की, जो अमाउंट उनको एलोकेट भी की गई थी उसको भी वो खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि इनका ध्यान सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ रहता है, जिससे कि लोगों से वोट लिए जा सकें, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो रिटर्न देने में टाइम लगाएगा। इतना लंबा विजन बहुत ही मुश्किल होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट में रूल कर रही पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए रखना। ठीक है, 55,000 करोड़ जो है वो यूनाइटेड अनटाइड केपेक्स लोन्स जो है वो रोल आउट किए जाएंगे 1 अप्रैल 2024 से, और 75,000 करोड़ के जो है रिफॉर्म या प्रोजेक्ट लिंक्ड लोन्स भी जो है वो रोल आउट किए जाएंगे जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी मई या जून के पीरियड में। तो कंडीशंस क्या रखी गई हैं? कंडीशंस ये रखी गई हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट जो है लोन की 66% जो है अप्रूव अमाउंट दी जाएगी अगर मैंडेटरी कंडीशंस को मीट करोगे, जो कि आंध्र प्रदेश, पंजाब और केरला, ये तीनों तो पहली जो है मैंडेटरी कंडीशंस इसी को ही जो है वो मीट नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्हें कोई लोन नहीं मिला। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है 34% की, वो तब मिलेगी जब कम से कम 75% जो अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में रिलीज़ की गई है उसको आपने यूज़ किया हो, तभी आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो बाकी की मिलेगी। तो इंटरेस्ट फ्री कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन्स जो सेंटर द्वारा स्टेट को मिलेंगे, उसको आपको जो है कंप्लाई करना पड़ेगा, उसमें आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के रूल्स को। और जो है कई बार क्या देखा गया है, खासकर पंजाब गवर्नमेंट में, दिल्ली गवर्नमेंट में भी ये बहुत देखा गया है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के नाम को जो है नाम को बदल कर जो है वो अपने स्टेट में चीफ मिनिस्टर के नाम पर या पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर जो है वो चला दिया जाता है, या फिर जिसमें से जैसे प्रधानमंत्री कोई स्कीम है उसमें प्रधानमंत्री वर्ड को काट दिया जाता है, उस स्कीम को चलाया जाता है, ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, जिससे कि आम जनता में ये मैसेज आए कि ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। तो इसीलिए जो है ऑफिशियल नेम्स जो है सभी स्कीम्स के जो उनको रिटेन करने को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंडीशन रखी है, क्योंकि कुछ स्टेट्स जो हैं ऐसा पॉलिटिक्स के लिए कर रही हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 60% या फिर उससे ज़्यादा भी देती हैं, लेकिन उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है नाम काट कर अपने स्टेट में कि जैसे ये स्टेट गवर्नमेंट स्कीम चला रही हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट डे ऑफ 2024 राइसीना डायलॉग में इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उन्होंने ग्रे जोन वॉरफेयर के बारे में बात की थी और कहा था कि ये एक इनफॉर्मल वॉरफेयर का लेटेस्ट वर्जन है। खासकर उन्होंने साउथ चाइना सी का एग्जाम्पल दिया। तो ग्रे जोन वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? मतलब कि एक मिडल स्पेस जो कि अनक्लियर है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन और पीस के बीच की जो एक स्पेस है, उसको हम ग्रे जोन वॉरफेयर कहते हैं। मतलब आप लड़ भी नहीं रहे हो और आप पीस में भी नहीं हो, मतलब आप कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हो, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस कर रहे हो, साइबर अटैक्स कर रहे हो, मर्सनरी ऑपरेशंस, असैसिनेशंस कर रहे हो, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स कर रहे हो अपने जो है एडवर्सरी के खिलाफ, लेकिन आप डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक एक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डेट ट्रैप, डिप्लोमेसी करना, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना, जैसे यूएस के ने रशिया के ऊपर लगाए हैं। तो इनको हम जो है ग्रे जोन वॉरफेयर में ही डालेंगे। तो ग्रेट पावर कंपटीशन का एक बहुत बड़ा फीचर बन के सामने आया है कि दो बड़ी पावर्स आपस में डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं करती, बट ये ग्रे जोन वॉरफेयर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हैं। प्रॉक्सी वॉर करवाती हैं, डिस्टेबलाइजिंग इंसर्जेंसीज करवाती हैं एक दूसरे कंट्रीज़ में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर रखती हैं। जैसे खासकर सबसे ज़्यादा जो इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो यूएस जो रशिया के अगेंस्ट कर रहा है, उसको हम ग्रे जोन वॉरफेयर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो कोल्ड वॉर एरा में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ट्रेडिशनल वॉर्स जो हैं वो बहुत ही महंगी पड़ती हैं आज के टाइम पर, खासकर जब न्यूक्लियर एज चल रही है। तो ट्रेडिशनल वॉर में अगर आप जाओगे तो कोई छोटी सी मिस कैलकुलेशन भी जो है वो कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है।
ठीक है। तो ग्रे जोन वॉरफेयर में होता क्या है, जैसे कि कुछ रशियन और चाइनीज़ एक्शंस अगर आप देखो, वो ग्रे जोन वॉरफेयर को एग्जांपल्स हैं। चाइनीज़ मिलिट्री प्रेजेंस जो है साउथ चाइना सी में, वो भी ग्रे जोन वॉरफेयर का एग्जांपल है। यूएस ऑफ कोर्स वो भी जो सैंक्शंस लगाता है रशिया के खिलाफ या इवन चाइना के खिलाफ भी, वो भी सब भी ग्रे जोन वॉरफेयर का ही एग्जांपल है। ठीक है। तो ग्रे जोन वॉरफेयर को सेपरेट कैटेगरी में क्यों डाला गया है, इसको हम वॉर में क्यों नहीं जो है मान रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एक्शंस लिए जाते हैं वो डायरेक्ट नहीं है, कोवर्ट है। और दूसरी पार्टी को बेसिकली प्रोवोक किया जाता है ग्रे जोन वॉरफेयर में कि वो फोर्स यूज़ करे आपके ऊपर, फिर आप जब अटैक करो तो उसको आप सेल्फ डिफेंस दिखा सको। ठीक है। मतलब प्रोवोकेशन होती है, जब आप अटैक करोगे तो आप जो है जब वो सामने वाला अटैक करेगा तो आपके पास एक रीज़न हो जाएगा कि हम तो अपने सेल्फ डिफेंस में एक्शन ले रहे हैं, हम तो लड़ना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए ये ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोटोप्लानेटरी डिस्क, साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक प्रोटोप्लानेटरी डिस्क जो है एक यंग स्टार के आसपास ऑब्जर्व की है, ओरियन नेबुला में, जो कि मासिव अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन लूज़ कर रहा है हर साल। तो प्रोटोप्लानेटरी डिस्क क्या होती है, बेसिकली एक डिस्क ऑफ गैस 99% बाय मास और 1% बाय डस्ट, जो कि एक न्यूली फॉर्म्ड स्टार के आसपास ऑर्बिट कर रही होती है, जिसकी वजह से जो है धीरे धीरे प्लैनेट्स फॉर्म होंगे आगे। ठीक है। तो जो डिस्क्स हैं ये बाई प्रोडक्ट्स हैं स्टार फॉर्मेशन का। और ये कैसे फॉर्म होती हैं, स्टार्स जब फॉर्म होते हैं इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर क्लाउड से, तो फिर ये कोलैप्स होने जो है ये कोलैप्स होने लगते हैं प्रोटोस्टार्स में और ग्रेविटी की वजह से। और जो रिमेनिंग मैटर होता है उसमें वो एक स्पिनिंग डिस्क की फॉर्म ले लेता है। और ये धीरे धीरे जो है ये मैटर जो है इस स्पिनिंग डिस्क को मिलना बंद हो जाता है, तो ये अलग हो जाती है। जब ये अलग हो जाती है तो इसकी वजह से जो है इंग्रेडिएंट बन जाते हैं जिससे कि प्लैनेट्स फॉर्म होने शुरू होते हैं। ठीक है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन जो होती है इस प्रोटोप्लानेटरी डिस्क की, उससे डिटरमिन होता है कि जो प्लैनेट्स बनेंगे वो किस तरह के होंगे। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यार्स मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है उन्होंने। तो यार्स मिसाइल एक रशियन मेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि जिसमें कि मीर्व भी लगे हैं। मीर्व क्या होता है, मतलब कि एक बार आपने मिसाइल जो है वो लॉन्च किया तो वो कई जगहों को टारगेट करेगा। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक मिसाइल समझ लो दिल्ली से लॉन्च किया तो बीजिंग जाके ही वो गिरेगा। वो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल वॉरहेड्स उसमें एम्प्लॉयड हैं, मतलब वो जाते हुए कई और सिटीज़ को भी टारगेट करता हुआ जाएगा। ठीक है। जिससे कि डिस्ट्रक्शन मैक्सिमम की जा सके। तो बेसिकली एक 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट ये मीर केपेबल यार्स मिसाइल है। और इसकी रेंज लगभग 10,500 किलोमीटर है। और इसमें हर जो है इसका 10 मीर लगे हैं इसमें, मतलब, और हर में जो है 300 किलो टन का थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड इसमें लगाया जाता है। ठीक है। इसको जो है ड्यूरिंग फ्लाइट भी मैन्यूवर किया जा सकता है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होते क्या है, बेसिकली एक गाइडेड मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिलीवर करने के लिए लॉन्च किया जाता है। मिनिमम रेंज कहा जाता है कि इसकी 5500 किलोमीटर तक होनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया का जो अग्नि 5 इंडियन आईसीबीएम है, उसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओपेक प्लस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओपेक प्लस मेंबर्स ने रिसेंटली जो है एग्री किया है कि वो वॉलंटरली ऑयल आउटपुट कट्स करेंगे ताकि ऑयल प्राइसेस को बढ़ाया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके। तो ओपेक प्लस है क्या, एक ग्रुप ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो रेगुलरली मीट होती हैं और क्रूड ऑयल के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं वर्ल्ड मार्केट में। तो ये नेशंस जो हैं स्टेबिलिटी लाना चाहती हैं एज ऑयल मार्केट के अंदर। ऑफ कोर्स उनके उनके कंटेक्स में स्टेबिलिटी क्या है कि मतलब जब प्राइसेस हाई रहें। तो ओपेक प्लस जो है वो लगभग 40% ऑफ ग्लोबल सप्लाईज़ को कंट्रोल कर रही है, और जिनके पास लगभग 80% ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। तो ओपेक कंट्रीज़ के अलावा इसमें अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनाई, कज़ाकिस्तान, रशिया, मेक्सिको, मलेशिया, साउथ सूडान, सूडान और ओमान इन्वॉल्व है। तो ओपेक क्या है, ओपेक एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की, जो कि अपनी पेट्रोलियम पॉलिसीज़ को यूनिफाई करती हैं और स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑयल प्राइसेस के ऊपर काम करती हैं। अगेन इसमें भी स्टेबलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि ऑयल प्राइसेस को कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे ज़्यादा रखा जा सके। करंटली इसमें 12 मेंबर्स हैं और हेडक्वार्टर इसका वियना में लोकेटेड है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनसीपीसीआर ने एक्शन लेने को कहा है एक ऐप के अगेंस्ट जिसमें कि ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल जो है वो चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो है वो डिसेमिनेट किया जा रहा है। तो एनसीपीसीआर जो है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के अंदर बनाया गया है। इसका मोटिव ये है कि जितनी भी पॉलिसीज़, लॉज या प्रोग्राम्स या एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स हैं हमारी कंट्री में, वो चाइल्ड राइट्स के पर्सपेक्टिव को फॉलो करें। ठीक है। तो पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इन सब के प्रोविजंस को भी जो है इम्प्लीमेंट करने का काम एनसीपीसीआर करता है। तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, मिनिमम 6 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 2 जो है विमेन होनी चाहिए। ओके। और ये ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट ऑफ 1954। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपनी को प्रोहिबिट किया है कि वो एडवर्टीजमेंट्स नहीं लगा सकती जिन एडवर्टीजमेंट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि मेडिकल कंडीशन जैसे बीपी, डायबिटीज़, फीवर, एपिलिप्सी का वो ट्रीटमेंट कर सकती हैं। तो ये एक्ट है क्या बेसिकली? ये एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है। ये ऐसी एडवर्टीजमेंट्स ऑफ ड्रग्स को रोकने के लिए बनाया गया है जो कि कुछ मैजिकल क्वालिटीज़ या रेमेडीज़ दिखाने की क्लेम करती हैं। ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट चाहे रिटन हो, ओरल हो, विजुअल मीडियम से हो, उन सबको जो है ये रेगुलेट करती है। मतलब मैजिक रेमेडी अगर आप जो दिखा रहे हो जिसमें कि सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, कुछ तालिस्मान, मंत्र या चाम आप कह सकते हो, क्लेम कर सकते हो, जिससे कि आप कुछ ऐसी इनक्योरेबल डिसीजेज जैसे बीपी, डायबिटीज़, इसको क्लेम करने की अगर आप बात कर रहे हो, फॉल्स इंप्रेशन दे रहे हो, फॉल्स क्लेम कर रहे हो, तो उसको जो है रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। सभी इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है जो कि एडवर्टीजमेंट्स लाती हैं, इस तरह की क्लेम्स करती हैं। ठीक है। तो इस एक्ट की वायलेशन पर जो है इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों भी हो सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईडेक्स DIO। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो आईडेक्स DIO डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर जो है उन्होंने अभी डेफ कनेक्ट 2024 ऑर्गेनाइज किया है। तो ये आईडेक्स DIO है क्या? एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो कि एक इनोवेशन इकोसिस्टम लेके आना चाहती है कंट्री में, डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में, ताकि स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, MSMEs, इंक्यूबेटर्स और एकेडमिया के साथ जो है वो कोलैबोरेट किया जा सके। और इसको डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंड और मैनेज कर रही है। इसमें ग्रांट और सपोर्ट दी जाती है R&D के लिए, ताकि फ्यूचर जो है वो अडॉप्शन की जा सके इंडिया के डिफेंस और एरोस्पेस मार्केट में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक। आपके टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024 रिपोर्ट जो है वो 6th यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली जो UNEP हेडक्वार्टर में हुई है अभी, वहाँ पर लॉन्च की गई है। तो ये ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक एक इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है। तो ये दिखाती है रिपोर्ट कि किस तरह से रिसोर्सेज जो कि एसेंशियल हैं ह्यूमैनिटी के लिए, वो यूज़ किए जा रहे हैं और एजेंडा 2030 की तरफ किस तरह से काम किया जा रहा है। ठीक है। तो इसमें जो भी अवेलेबल डेटा होता है, मॉडलिंग असेसमेंट्स की जाती हैं 180 कंट्रीज़ की, 7 वर्ल्ड रीजन्स में से। तो इस साल के अगर हम देखें रिपोर्ट, तो इसमें कहा जा रहा है कि ग्लोबल इनइक्वालिटी बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। लो इनकम कंट्रीज़ जो है वो 6 टाइम्स लेस कंज्यूम कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू वेल्दी कंट्रीज़, जबकि 10 टाइम्स लेस क्लाइमेट इम्पैक्ट है इन लो इनकम कंट्रीज़ का एज़ कम्पेयर टू वेल्दी कंट्रीज़। ग्लोबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज पिछले 50 सालों में 3 गुना बढ़ा है। और फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, बायोमास से जो एमिशंस हो रही है, वो लगभग 55% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कॉन्स्टिट्यूट करता है। एग्रीकल्चर, क्रॉप्स और फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स से जो है लगभग 90% ऑफ लैंड रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिल रहा है, और 1/3 ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी। एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मेटल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स की वजह से 35% ऑफ ग्लोबल एमिशंस देखने को मिले हैं। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is scheme for financial assistance to states. This topic is important for your governance and economy section. So the scheme, which was meant to provide financial assistance to states for capital expenditure, and it was launched in financial year 2021,
has been extended to financial year 2025 in the interim budget of 2024. And recently, the central government has introduced conditions for the untied capex loans to states, and all states have to follow these norms if they want to remain eligible for interest-free loans for capital expenditure. So, what is capital expenditure or capex? It is basically the money spent by government on several of the following uh, areas. For example, development of physical assets like machinery, equipment, building, health facilities, education, or infrastructure in general. And if they are acquiring fixed land or intangible assets, that is also capital expenditure. Upgrading an existing asset, repairing an existing asset, or even repayment of loan. How repayment of loan is a capital expenditure? Because it is reducing the liability of the government. Okay, so capex of government has been the prime driver of overall capex in our economy in the last few years, because the private sector has not been in a position to invest due to lower demand and high inflation, especially after the pandemic situation. So what is capex and why is it important? So capex is basically an expenditure which leads to the creation of assets. It is long term in nature. It allows the economy to generate revenue for many years, and it boosts operational efficiency of the economy also. Okay, so acquiring fixed assets also gives profits and dividends in the future, and it repayment of loan reduces your liability. It also increases labor participation, and it raises the capacity to produce more in future. So that's why capital expenditure is more important, and it is the prime driver of any economy. Revenue expenditure may be kind of parasitic in nature, but of course it would not be appropriate to call it parasitic. But of course, revenue expenditure exists because capital expenditure has been generating revenues. Okay, so if we compare capex with revenue expenditure, then revenue expenditure is like the salaries of employees, interest payments, subsidies, pensions. It neither creates assets nor it reduces any liability of the government, and it is recurring in nature. Okay, so until 2019 and 2020 period, capital expenditure was 14.2% of budget estimates. Government had to cut public spending sharply because at the end of that financial year of 1920, government had planned to reduce its fiscal deficit and meet the deficit target. But unfortunately, uh, the moment the government of India was about to reach its fiscal deficit target, the situation of pandemic emerged, and it spoiled the entire plan of the government. Yet during the pandemic period, the government did not compromise on capital expenditure, knowing well that of course we needed revenue expenditure at that time also, but capex could not be compromised because it would have been compromising. It would be similar to compromising on the future of India if we had just focused on the revenue expenditure. Okay, so several of the states, especially ruled by those political leaders who are engaged in freebies, they have, you can just observe that their revenue expenditure would be higher than their capital expenditure. Why? Because they are not willing to plan for the future. They have the very short vision of just gaining votes in the 5 years or less time frame. So that's why they only go for revenue expenditure like subsidies or freebies, so that they can attract voters. And an efficient government would have the what is the measurement of an efficient government? That they would have be having a higher capital expenditure, which would because capital expenditure is such kind that it generates revenues after 10-20 years. Like for example, I was giving an example earlier that if you are constructing or if you are launching a metro project in a city, it would take about 15 to 20 years to complete, and only after that it would start raising revenues for the city. So the political parties who are engaged in freebies, they cannot wait for such long. They want immediate gratification of the people or who are the voters, so they go for revenue expenditure instead of capital expenditure. But capital expenditure is the one that drives the economy. So people should be aware that their governments, either in state or in the central government, they should be making capital expenditure for the future of our generation. Okay, or even for future generations. So what are the interim budget announcements on capex? So there is a total of 1.3 trillion rupees available for capex, and
states like Andhra Pradesh, Kerala, Punjab, they did not receive any funds from this facility because they were not able to fulfill the basic conditionalities. Like, of course, these states are unwilling to spend on capital expenditure because their priorities are very different. Like I've told you, they have a very different political priorities. They are running government for 5 years, not for 25 or 50 years. Okay, they do not have the vision in general to run for their governments for such a long time. Of course, at least this is what is visible from their actions. So in the 1.3 trillion rupees, 55,000 crore in untied capex loans would be rolled out from the upcoming April period, and the reform or project link 75,000 crores would be rolled out after the new government takes charge in May or June period. So what are the conditions which have been introduced now? So first installment of 66% of the approved amount would be released to meet after meeting the mandatory conditions. So of course the states like Andhra Pradesh, Kerala and Punjab, they could not meet this first condition itself. That's why no amount was released to them. The second installment of 34% will be released on utilization of at least 75% of the amount released in the first installment. Okay, to receive interest-free capital expenditure loans, the states have to comply with the branding norms for centrally sponsored schemes. They cannot just rename the centrally sponsored schemes as per their whims and fancies to suit their political narratives, and they have to retain the official name of all schemes. So what was happening is that in certain states, especially in Punjab and Delhi, what was happening is that centrally sponsored schemes were renamed uh, so as to present these schemes as if they have been launched by the state government. Okay, like were certain schemes which started with the name Pradhan Mantri and so. These states removed the word Pradhan Mantri and retained the end names or the last few words of the scheme, so as to present, even though the central government was paying 60% or 70 or 90% of that amount in the scheme, but the state governments very politically uh, or very carefully renamed those schemes in their states so as to present that the state government is actually launching these schemes. Okay, so that's why this condition has been introduced, that you will get money only if you retain the official name of all schemes. Okay, so the next topic is gray zone warfare. This topic is important for your security section. So on the last day of 2024 Raisina dialogue, India's Chief of Defense Staff has mentioned about gray zone warfare as the latest in informal warfare, and he has cited the example of South China Sea. So what is gray zone warfare? So basically it's a middle unclear space which exists between direct confrontation and peace in international relations. So it involves several activities like economic ones, influence operations, cyber attacks, assassinations, disinformation campaigns. Economic actions like debt trap, diplomacy, economic sanctions also include gray zone warfare tactics. Okay, so generally this gray zone warfare was part of the great power competition which existed between US and Russia during the Cold War, and proxy wars, destabilizing insurgencies in each other countries, in other countries, legal warfare, informational warfare. All these are parts of the gray zone warfare. Okay, so experts have claimed that such methods are employed by parties who have had not access to massive resources or power traditionally, but now it is increasingly being deployed by even the superpowers also. Especially during the Cold War era, this gray zone warfare was favored. So, because why is gray zone warfare is being favored? Because the price of traditional warfares has become too high, and the dangers of going things out of control, especially in the age of nuclear weapons, is very serious. So, what does this gray zone warfare looks like? So, of course, several of the actions of the U.S. against Russia, against China, even the Russian actions in Ukraine, Chinese actions in South China Sea may be labeled as gray zone warfare. And uh, uh, how this gray zone warfare is seen as a separate category of action, because it is indirect, it is covert, it is designed to provoke the other party into escalation of conflict, so that once the other party escalates the matter, you would use force, and it would be legitimized by saying that this is basically a form of self defense. Okay, actually you are provoking the other country, but so that once
that other country makes a direct conflict, you would then be able to tell the international community that you are just acting in self-defense. Okay. So, gray zone warfare also includes normalizing disputed territorial claims by repeatedly marking a presence in those regions, like, for example, what China is doing in Taiwan, or in with respect to Philippines in South China Sea. So, gray zone conflict tends to escalate in multiple dimensions, and it leads to unintended over escalation also. Okay. So the next topic is protoplanetary disk. This topic is important for your science and tech section. So observations have been made by James Webb Space Telescope, which show that a protoplanetary disk around a young star in Orion Nebula is losing massive amounts of hydrogen each year. So what is a protoplanetary disk? It's a disk of gas and dust which is orbiting a newly formed star from which planets may eventually form. These disks are common byproducts of star formation. So how are they formed? So stars form from cold interstellar molecular clouds. They start collapsing into protostars under the influence of gravity, and the remaining matter forms the part of spinning disk. As the star stops accreting matter to this disk leaves the orbit around it, and the leftover gas and dust inside that protoplanetary disk become the ingredients for the planet formation. So the chemical composition of these protoplanetary disks determine the composition of the eventual planets which would come out of it. So the next topic is Yar's missile. This topic is important for your security section. So Russia has recently announced the successful test fire of Yar's intercontinental ballistic missile. So it's a Russian-made intercontinental ballistic missile with MIRV capabilities. MIRV is basically multiple independently targetable warheads, which means that if you launch a missile from Delhi to Beijing, instead of just destroying Beijing, it would have, let's suppose, 10 or 15 MIRVs, which would separately target other cities also. So with one missile, you are able to create destruction in multiple other areas. So this YARS is basically a 3-stage solid propellant MIRV capable missile, and it has a range of about 10,500 kilometers. It has up to 10 MIRVs, which each of them containing a thermonuclear warhead weighing 300 kilotons, and it has the capability to maneuver in flight also. Okay, so what is intercontinental ballistic missile? It is a guided missile which is designed to deliver nuclear warheads, and they have a minimum range of about 5,500 kilometer. India's ICBM is Agni 5, and it has a range of over 5,000 kilometers. So the next topic is OPEC Plus. This topic is important for your economy section. So OPEC Plus members have recently agreed to extend voluntary oil output cuts to boost prices. And OPEC Plus is a group of oil exporting countries who work together on adjusting crude oil production to bring stability to the oil market. OPEC Plus controls about 40% of global oil supplies and more than 80% of proven oil reserves. So when they talk about bringing stability to oil market, it means that they want to keep the prices high because that is profitable for them. So OPEC Plus consists of the normal OPEC countries plus Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Kazakhstan, Russia, Mexico, Malaysia, South Sudan, Sudan, and Oman. What is OPEC? OPEC is a permanent intergovernmental organization of oil exporting countries who have coordinated and unified their petroleum policies. And of course, they are also talking about stabilization of oil price, which means that they want to keep it high. Okay, of course, that otherwise that would not be profitable for them. So it is kind of a cartel. Okay, so it has 12 members and its headquarters is located in Vienna. So the next topic is National Commission for Protection of Child Rights. This topic is important for your social issues. So NCPCR has sought action against an app for disseminating objectionable material targeted at children. So NCPCR was constituted by government under the Commission for Protection of Child Rights Act of 2005, and under this the commission is mandated to ensure that all laws, policies, programs, and administrative mechanisms are in consonance with child rights perspective. So it also monitors the implementation of POCSO, Juvenile Justice Act, and Right to Education Act provisions. It consists of a chairperson, 6 members, out of which at least 2 should be women, and it works under the Ministry of Women and Child Development. So the next topic is Drugs and Magic Remedies Act of 1954. This topic is important for your governance section.
So recently, Supreme Court has prohibited a company from disseminating advertisements which claim to treat medical conditions like BP, diabetes, fevers, and epilepsy. So, Drugs and Magic Remedies Act of 1954 is a legislative framework to control the advertisement of drugs and prohibit claims of magical qualities in remedies. So, it encompasses various forms of advertisements, including written, oral, and visual mediums. And other than articles meant for consumption, the definition of magic remedy also include talismans, mantras, or charms which uh, uh, alleged to possess miraculous powers for healing or influencing bodily functions. So, this act applies to all individuals and entities who are involved in the publication of such misleading and advertisements, and violation of this act can result in imprisonment, fines, or both. So the next topic is IDEX DIO. This topic is important for your security section. So IDEX DIO, under the aegis of Department of Defense Production, has recently organized DEF Connect 2024. So IDEX DIO is a flagship scheme of Ministry of Defense. The objective of the scheme is to cultivate an innovation ecosystem in defense and aerospace sector by collaborating with startups, innovators, MSMEs, incubators, and academia. It is funded and managed by Defense Innovation Organization, which is a not-for-profit company under the Companies Act, and this uh, offers grants and support for R&D with significant potential, so that future adoption in Indian defense and aerospace sector can be ensured. So the next topic is Global Resource Outlook. This topic is important for your environment section. So Global Resource Outlook 2024 was recently launched on the final day of 6th United Nations Environment Assembly at the UNEP headquarters in Nairobi, Kenya. So it's a flagship report of International Resource Panel on of United Nations Environment Program. This year's report sheds light on how resources are essential to the effective implementation of Agenda 2030. So it brings together the best available data, modeling and assessments from 180 countries, 7 world regions, and 4 income groups. Okay, so what are the highlights of this report? This report presents a stark picture of global inequality, where low income countries consume 6 times less material compared to wealthy countries, despite generating 10 times less climate impacts. So global production and consumption of material resources has grown more than 3 times over the last 50 years, and the extraction and processing of material resources, including fossil fuels, minerals, non-metallic minerals, biomass, account for over 55% of greenhouse gases. Okay, and the extraction and processing of agricultural crops and forestry products account for 90% of land-related biodiversity loss and water stress, and a third of global greenhouse gas emissions. The extraction and processing of fossil fuels, metals, and non-metallic minerals, including sand, gravel, and clay, account for almost 35% of global emissions. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.